जैसे दुनिया को भारत ने योग, आयुर्वेद, कला और संगीत दिया है, जैसे सत्य और अहिंसा का सिद्धांत दिया है, वैसे ही अब भारत ने दुनिया को एक नया मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया यह मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मतलब पूरी पृथ्वी का, इंसानियत का भविष्य एक है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और गरीबी जैसी वैश्विक चुनौतियों से सबको मिलकर पार पाना है। पीएम मोदी ने तमाम चुनौतियों से जीतने के लिए मानवता का मार्ग दिखाया है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद लीडर के मिशन 2047 की कुछ झलकियों ने महाशक्तियों को नतमस्तक कर दिया है। 1 सितंबर 2025, तियानजिन, चीन। ये दृश्य विश्वास दिलाते हैं सच्ची दोस्ती का, अटूट साझेदारी का, उस भरोसे का कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। ये वही तस्वीर है जिसे देख सुपर पावर का गुमान चूर चूर हो गया। अमेरिका की अकड़ नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ कहे निकाल दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनोखी अद्भुत मुलाकात। दो तरफा आत्मीयता और उल्लास। पीएम मोदी का हाथ थामे पुतिन आत्मविश्वास से लबालब थे। हंसी ठहाके गूंज रहे थे। वर्ल्ड लीडर हाथ थामे साथ साथ चलते रहे। इस बीच मेजबानी कर रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिखे। अब परफेक्ट पिक्चर बनी। तीनों सुप्रीम लीडर जिस तरह मिले, जो भी बातें हुई, जितनी गर्मजोशी दिखी, उससे दुनिया में यह संदेश गया कि अब किसी भी देश की मनमानी नहीं चलेगी। ये दुनिया चलेगी बराबरी पर, सच्ची साझेदारी पर। तियानजिन से आई तस्वीरों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर में करारी हार की मुनादी कर दी। फिर ट्रंप ने खुद शिकस्त कुछ यूं स्वीकार की। Could have been a mistake, but regardless, I'm not happy about anything having to do with that whole situation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर पावर के प्रेशर की परवाह कभी नहीं की। उन्होंने कारोबारी नफे नुकसान को नहीं देखा। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। नरेंद्र मोदी अपने उसूल पर डटे रहने वाले लीडर हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी जितनी सामान्य नजर आती है, उससे कहीं असाधारण है। उन्होंने सबसे मुश्किल हालात में भी कर्म पथ को नहीं छोड़ा। दिलीप भाई त्रिवेदी जैसे नरेंद्र मोदी के पुराने साथी उस दिन को कभी भुला नहीं पाते जिस दिन नरेंद्र मोदी के पिता का निधन हुआ था। दोपहर के समय नरेंद्र भाई तो आ गए, तो हमको भी आश्चर्य लगा कि पिताजी का देहांत हुआ है और वो आ गए हैं। बाद में जब बैठक की कार्यवाही पूरी हुई, वैसे ही हम लोग मिले तो नरेंद्र भाई को स्वाभाविक पूछा भाई क्या हुआ था, पिताजी को कैसे वगैरह बातचीत हुई। तो हमने बोला कि आप आज ही पिताजी का देहांत हुआ है और आप यहाँ आ गए। तो बोले हाँ, अंत्येष्टि का कार्यक्रम पूरा हो गया तो मैं निकल गया। बाकी की जो कोई विधि विधान रहते हैं वो तो सब अन्य भाई संभालेंगे। ये अगत्य की बैठक थी, इसलिए मैं तो आ गया हूँ। नरेंद्र मोदी ने जो संघर्ष किया, जो कष्ट सहा, वो सबके बस की बात नहीं। संघ प्रचारक नरेंद्र मोदी की जिंदगी कितने कठोर दौर से गुजरी, ये किशोर मकवाना बताते हैं। तब नरेंद्र मोदी की पीठ पर सुबह अक्सर एक छाप चस्पा होती थी। ये धौलका जब आते थे तो धौलका का जो आरएसएस का जो कार्यालय था ना, वो एकदम छोटा था। हमारा रसोई घर भी बड़ा होता है, इतना छोटा था। और जब रात को सो जाते थे तो उस समय स्वाभाविक है कि जो पैर हैं वो सामने की दीवार पे टकराते थे, तो सोने में मज़ा नहीं आता था। तो मोदी साहब उस समय
ये जो कार्यालय था उसके जो ऊपर मतलब छत थी वो पतरे की थी, टीन की थी। तो ऊपर हम सोने के लिए गए। तो जब सुबह में उठे, जागे, बाद में बताया कि ये जो हमारी जो पीठ होती है वहाँ पर वो जो पतरा था ना, जो टीन था, उसकी डिज़ाइन हो गई थी। मतलब कि इस प्रकार कठोर उनका जीवन रहा है। महेश दीक्षित जैसे संघ के साथी नरेंद्र मोदी की कई बातों के कायल थे, जैसे कि वो कभी भी दूसरों को तकलीफ देने के बजाय खुद कष्ट में रहना पसंद करते थे। एक दिन की बात है, रात को देर रात से आए मेरे घर पे। हम लोग सोए हुए थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों सोए हुए थे, और वो हमारे बाहर लकड़ी की एक पाट पड़ी हुई थी। तो अपना जो थैला था वो उन्होंने वहां खिड़की पे लटका दिया और वहीं पे सो गए। संघर्षों से तपकर बने स्वयंसेवक ने जब राजनीति में आकर जनसेवा शुरू की तो उनका अलग अवतार दिखा। नरेंद्र मोदी ने जब चुनावी राजनीति में कदम रखे तब बीजेपी की दशा बहुत ठीक ठाक नहीं थी। साल 1987 में संसद में कांग्रेस 400 सीटों वाली पार्टी थी। गुजरात में कांग्रेस के पास 150 सीटें थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद कांग्रेस ने गुजरात में 1985 के बाद से कभी कोई चुनाव नहीं जीता। साल 2002, 2007 और 2012 में गुजरात में बीजेपी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीती। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहकर नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के नए आयाम गढ़े। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में गुजरात देश का नंबर 1 स्टेट तक कहा गया। 2014 में नरेंद्र मोदी को जब देश सेवा का मिशन मिला तो उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा को छू लिया। Feet is swelling in a big way because of restlessness, not for fever. Restlessness. The chappals, belt chappals, not enter full feet, not enter full feet, only half. Even though he went Visakhapatnam, he addressed the public meeting in rain, बहुत बारिश, even though he complete his trip. राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ क्रांति आई। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया, जिसने जातिवाद, क्षेत्रवाद और तुष्टिकरण की सियासत की धार कुंद कर दी। प्रधानमंत्री पद संभालने के साथ नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विकास का भागीदार बनाया, सबका जीवन आसान बनाया। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी कैसे सफलता के शिखर पर पहुंची, देखिए। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 19% वोट मिले थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 31% वोट मिले। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37% वोट मिले। यानी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2009 के मुकाबले अपना वोट प्रतिशत दुगना कर चुकी थी। फिर लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 24 के चुनाव में 36.56% वोट मिले। नरेंद्र मोदी ने चुनावी राजनीति का आगाज जिन मूल मंत्रों के साथ किया था, उन्हें आज भी वो पूरी शिद्दत से निभाते हैं। इसलिए एक जुझारू कार्यकर्ता से चुनावी योद्धा के तौर पर उनकी पहचान बहुत कम वक्त में ही बन गई। नरेंद्र मोदी ने चुनावी मैनेजमेंट का किताबी नहीं, प्रैक्टिकल कोर्स किया। वो कभी रैलियों में पहचान छिपाकर घूमते थे। उन्होंने मंच की शोभा बढ़ाने से ज्यादा कार्यकर्ताओं के बीच रहने को तवज्जो दी। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन पर जब भी पत्थर फेंके गए, उन्होंने पत्थरों की सीढ़ी बना ली। एक जुझारू कार्यकर्ता, एक कुशल संगठनकर्ता, एक यशस्वी मुख्यमंत्री और एक विजनरी प्रधानमंत्री। ओहदा चाहे जो रहा हो, नरेंद्र मोदी के पैर जमीन पर ही रहे। उन्होंने भारत के गांवों में जिंदगी गुजारी है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। भारत की आत्मा की गहरी समझ से उन्हें नवाचार के गुण मिले हैं। भारत जैसे देश में यूपीआई क्रांति की क्या कोई कल्पना भी कर सकता था?
साल 2023 में पीएम मोदी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तब उन्होंने वहां रह रहे भारतीयों के सामने यूपीआई क्रांति को कुछ यूं बयां किया था। फल, सब्जी या पानीपुरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। भारत का डिजिटल भुगतान नेटवर्क कई देशों में फैलता जा रहा है। सिंगापुर में यूपीआई पे नाउ से लिंक्ड है। यूएई में यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट की जाती है। फ्रांस में भारतीय पर्यटकों को यूपीआई सुविधा है। मॉरिशस ने भारत के साथ मिलकर यूपीआई लॉन्च किया है। बहरीन भारत के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन साझेदारी निभा रहा है। डिजिटल भुगतान ने सरकारी योजनाओं को पारदर्शी बनाया है। बिना रिश्वत लिए काम न करने वाले सरकारी कर्मचारियों का भट्टा भी डिजिटल इंडिया में बैठ चुका है। ई ऑफिस और जीरो पेपर सिस्टम ने घूसखोरी पर काफी हद तक लगाम लगा दी है। डिजी लॉकर ने तो कागजी दस्तावेज का सारा भार ही हटा दिया। जब सरकारी योजनाएं जिंदगी आसान बनाती हैं, तब जनादेश में असर साफ झलकता है। जुलाई 2015 को मोदी सरकार ने डिजी लॉकर का उपहार देश को दिया। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉल्ट बनाया, जिसे डिजी लॉकर कहा गया, जिसने भारतवासियों का आत्मसम्मान बढ़ाया है। डिजी लॉकर में मार्कशीट से लेकर आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा पॉलिसी और पेंशन पेपर तक सब एक जगह सुरक्षित और ऑनलाइन उपलब्ध रहते हैं। जनधन खातों, बीमा योजनाओं और पेंशन दस्तावेजों को डिजी लॉकर में आधार और मोबाइल से लिंक किया गया है। राह चलते अब ट्रैफिक पुलिस किसी के दस्तावेज डिजी लॉकर पर चेक कर सकती है। भारत में 20 करोड़ से ज्यादा लोग डिजी लॉकर की सुविधा ले रहे हैं। 2024 में मोदी सरकार ने यूविन पोर्टल लागू किया। इसका काम गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण को ट्रैक करना है। अब जब भी किसी बच्चे को टीका लगाया जाता है, उसकी एंट्री यूविन ऐप पर की जाती है। बच्चों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी डिजिटल मिलते हैं। पीएम मोदी की योजनाओं ने जिंदगी आसान बनाई, लेकिन उनके निजी जीवन के कई तथ्य चौंकाने वाले हैं। वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। लगातार 3 बार से देश के प्रधानमंत्री हैं। लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं। न कोई जमीन, न कोई घर, न कोई गाड़ी। भारत के प्रधान के नाम पर कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। कितने ताज्जुब की बात है कि जिस देश में यह आम धारणा है कि राजनीति अंधी कमाई का जरिया है, वहां नरेंद्र मोदी जैसे भी नेता हैं, जिन्होंने जो भी कमाया उसे समाज सेवा में झोंक दिया। इसके बदले में उन्होंने जुटाया जनसमूह का अपार स्नेह, जनाधार। नरेंद्र मोदी को जो भी पारिश्रमिक मिला, उन्होंने ऐसी जगह खर्च किया जिसे जानकर लोग इमोशनल हो जाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें तनख्वाह के 21 लाख रुपए मिले थे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर विदाई के समय उन्होंने इस पैसे को ट्रस्ट में जमा करा दिया। ट्रस्ट का नाम नमो गुजरात कर्मयोगी कल्याण निधि ट्रस्ट रखा गया। ये रकम क्लास 4 के सरकारी कर्मचारियों की बेटियों के पढ़ाई के खर्च के लिए दान की गई। 2024 के चुनावी हलफनामे में पीएम मोदी ने जानकारी दी थी कि उनके पास कुल जमा कैश 52,920 रुपए है। नरेंद्र मोदी की अपनी बनाई 3 कसौटी में एक है खुद के फायदे के लिए कोई काम नहीं करना, दूसरी बात लगातार परिश्रम करना और तीसरी गलत इरादे से कोई भी काम नहीं करना। सत्ता का स्वभाव है ऐश्वर्य बनाना, भोग और विलास बढ़ाना, लेकिन जो कर्मयोगी होते हैं उन्हें ये छू भी नहीं पाते। नरेंद्र मोदी फकीरी में जीते हैं। उन्हें न महंगे तोहफों से मतलब होता है, न किसी अनमोल चीज से। नरेंद्र मोदी को जो गिफ्ट मिलते हैं उन्हें भी वो नेक काम में इस्तेमाल करते हैं। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं,
कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ये सब क्या सब्जी से आप बारियां भेज देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। नरेंद्र मोदी ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने अपने दुख दर्द की हमेशा अनदेखी की। जब वो हिमालय की यात्रा कर रहे थे तो तमाम कष्टों को उन्होंने झेला। यहां तक कि पहाड़ की चढ़ाई के बाद जब पैर में दर्द उठता था तब वो उसका इलाज खुद ही करते थे। जब पहाड़ चढ़ते हैं तो पैर तो दर्द करते ही हैं, कितनी आदि हो, लेकिन ऊंचाइयों पर जाते हो तो अब जो अकेला इंसान है वो क्या करेगा? मालिश वालिश वाले को तो कुछ नहीं करा ऐसे सकता, वैसे किसी तो को होते नहीं है, क्या फिजियोथेरेपी नहीं करा सकता, मसाज नहीं करवा सकता। अब मैं क्या करता था जी, मेरे कंधे पे हमेशा एक ये जो असम का गमछा होता है ना, हाँ, ये गमछा मेरे पास रहता था ऐसा, तो मैं जैसे उसको ऐसे पैर पे बांध देता था पूरा, और बीच में एक छोटी लकड़ी तोड़ करके पैर से लगा देता था। फिर इसको मैं कर्व करता था, अच्छा, तो प्रेशर आता था। ऐसा पूरे बॉडी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था मैं, तो ऐसी चीजें मैं इवॉल्व करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान विपक्ष के सभी नेता करते हैं। ये कम लोगों को मालूम होगा कि बीजेपी की धुर विरोधी ममता बनर्जी हर साल पीएम मोदी को विशेष उपहार भेजती हैं। नरेंद्र मोदी को ममता दीदी गिफ्ट में कुर्ता भेजती हैं, जिसके साथ बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयों का डिब्बा भी होता है। कभी कांग्रेस के सीनियर नेता रहे गुलाम नबी आजाद से नरेंद्र मोदी की दोस्ती तब से है जब मोदी किसी बड़े पद पर भी नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब कभी रिक्वेस्ट की जाती है तो वो फिल्में भी देख लेते हैं। हाल ही में उन्होंने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी थी। संसद के लाइब्रेरी भवन में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई थी। इससे पहले उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 2 हिंदी फिल्में देखी, वो भी कुछ खास वजहों से। नरेंद्र मोदी से एक फिल्म देखने की गुजारिश अमिताभ बच्चन ने की थी, वो फिल्म पा थी। दूसरी फिल्म थी अनुपम खेर की अ वेडनेसडे। प्रधानमंत्री पद संभालने के कई साल तक नरेंद्र मोदी को फिल्म देखने का समय तक नहीं मिला, जबकि बचपन के दिनों में वो थिएटर में फिल्म देखने के लिए अपने दोस्त दशरथ के पिता की मदद लेते थे। ये कहानी पीएम ने खुद सुनाई। मेरे गांव में एक थिएटर था जी, और मेरा एक दोस्त था दशरथ करके, उसके पिताजी थिएटर के बाद सिंह चना बेचते थे। अच्छा, और हम गांव वाले उनको लक्ष्मण भाई थिएटर वाला बोलते थे। वो बेचते थे तो चना से, तो उनसे हमारा परिचय था। तो हम वहाँ जाके बैठते थे, और अगर थिएटर में दर्शक कम है और जगह बची है तो फिर वो थिएटर के बाहर ही बैठते थे। तो मालिक को कह देते कि जरा इन बच्चों को बिठा दो ना, तो फिर वो मुफ्त में हमको थिएटर में जाने का मौका मिल जाता था। वो लक्ष्मण भाई जो सिंह चना बेचते थे उनके कारण। तो मैं और हमारा वो दोस्त है दशरथ, तो हम दोनों जाके बैठ के मूवी देखते थे। तो बचपन में मूवी देखने का यही एक हमारा तरीका था।
वक्त के साथ नरेंद्र मोदी के सारे शौक बदलते गए। जनसेवा की भावना ने उन्हें सियासी हस्ती बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान विपक्ष के सभी नेता करते हैं। ये कम लोगों को मालूम होगा कि बीजेपी की धुर विरोधी ममता बनर्जी हर साल पीएम मोदी को विशेष उपहार भेजती हैं। नरेंद्र मोदी को ममता दीदी गिफ्ट में कुर्ता भेजती हैं, जिसके साथ बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयों का डिब्बा भी होता है। कभी कांग्रेस के सीनियर नेता रहे गुलाम नबी आजाद से नरेंद्र मोदी की दोस्ती तब से है जब मोदी किसी बड़े पद पर नहीं थे। नरेंद्र मोदी की जिंदगी के कई पहलुओं से अब भी दुनिया अनजान है, जैसे कि उन्होंने पद्म सम्मान को सत्ता और शोहरत से अलग कर समाज सेवा और कर्म से जोड़ दिया। डॉक्टर के.एस. राजन्ना, जिन्होंने 11 साल की उम्र में अपने हाथ पैर गंवा दिए थे। दिव्यांग समाज सेवी राजन्ना जैसों को नई पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। के.एस. राजन्ना जब पीएम मोदी से हाथ मिला रहे थे, दोनों के सिर श्रद्धा भाव से झुक रहे थे। इस करिश्माई पल ने पद्म पुरस्कार को यादगार बना दिया। लेकिन बात इतनी भर नहीं थी। सबसे अद्भुत पल तब आया जब महामहिम राष्ट्रपति से मिले सम्मान को संभालने में उनकी मदद की जाने लगी। जरा देखिए राजन्ना जी ने क्या किया। यही आत्मविश्वास ही तो हर भारतीय में भरना नरेंद्र मोदी का हासिल है। नरेंद्र मोदी ने नागरिक सम्मान को आम आदमी की विशिष्ट उपलब्धियों के नाम किया है। जो कल तक गुमनाम थे, उन्हें सम्मान देने की परंपरा नरेंद्र मोदी ने रखी है। बिहार की गोदना शैली की मिथिला चित्रकार शांति देवी पासवान हो, 25,000 से ज्यादा मुफ्त सर्जरी करने वाली डॉक्टर प्रेमा धनराज हो, दिव्यांगों के लिए एम्बुलेंस सेवा चलाने वाले गुरविंदर सिंह हो, मोदी विपक्ष के उन नेताओं को भी सम्मान देते हैं जिनका काम सराहनीय है। मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, तरुण गोगोई जैसे विरोधियों को पद्म विभूषण और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का श्रेय मोदी को जाता है। 9 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील की, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि नमो ऐप पर जाकर लोग एक सर्वे में हिस्सा लें। यह सर्वे मोदी सरकार के 11 साल के काम पर नंबर देने का है, जिसमें पूछे गए 15 सवालों के जवाब देकर सर्वे पूरा किया जाना है। सरकार ने लोगों से जो सवाल किए हैं, उनमें कुछ ये हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति कैसी रही? आप राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कैसा महसूस करते हैं? क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बेहतर हुई है? 2014 से 2025 में कौन सी उपलब्धियां आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? डिजिटल इंडिया का पिछले 12 महीनों में आपने कितना इस्तेमाल किया? महिला नेतृत्व वाले विकास कार्यों ने कैसे बदलाव किया? स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और शिक्षा सुधारों का प्रभाव क्या रहा? मेक इन इंडिया पहल कितनी प्रभावी है? कौन सी सांस्कृतिक धरोहर की पहल पर आपको गर्व है? भारत के विकास का कौन सा विजन आपसे मेल खाता है? मतलब हर वो बात जो देशवासी सरकार से जानना चाहते हैं, उन्हें सर्वे में पूछा गया। मोदी सरकार की नीतियों पर जनता ने जबरदस्त फीडबैक दिया। जनमन सर्वे लॉन्च होने के 26 घंटों के भीतर इसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। नमो ऐप पर किए गए जनमन सर्वे में हिस्सा लेने वाले 77% लोगों ने सर्वे को पूरा किया। मतलब सभी सवालों के जवाब लोगों ने दिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से करीब 1.5 लाख लोगों ने कुछ ही घंटों में अपना फीडबैक दिया। ऐसे ही एक दूसरी एजेंसी के लिए किए गए सर्वे में मोदी सरकार के 11 साल को जनता ने शानदार कहा है। 2025 के शुरुआती महीने में इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में मोदी सरकार की अप्रूवल रेटिंग 62% थी। जुलाई 2025 में मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की रेटिंग बढ़कर 75% हो गई। ये नरेंद्र मोदी का जादू ही तो है जो उन्हें हर उम्र में पॉपुलर बनाए हुए। पीएम मोदी के लिए अपार स्नेह की झलक उनकी कलाई पर राखी बांधती बच्चियों के चेहरे पर दिखती है। पीएम से मिलने पर बूढ़ी आंखों में दिखती चमक में दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उम्र महज एक नंबर है। उनका 18 घंटे नॉनस्टॉप काम करना यही तो बताता है। प्रधानमंत्री आज भी उसी समर्पण से देश सेवा में जुटे हैं जैसे वो स्वयं सेवक के तौर पर थे।
प्रधानमंत्री की नींद का वक्त भी वही है जो पहले था। उनका डेली रूटीन भी पहले जैसा है। सादा जीवन, उच्च विचार पीएम की जीवन शैली का सूत्र वाक्य है। बिना रुके, बिना थके जनसेवा में जुटे देश के प्रधान ने योग, प्राणायाम और दैनिक व्यायाम से अनोखी सिद्धि पाई है। पीएम मोदी ने एक बार कहा कि उनका यह जीवन सिर्फ देश सेवा के लिए है। दूसरे जन्म में वो आराम करेंगे। इसलिए जीवन के 75वें वर्ष में भी उनकी संकल्प यात्रा अनवरत जारी है, जिसकी मंजिल भारत की तरक्की और खुशहाली है।